नमस्कार। पिछली बार जहां हमने बात छोड़ी थी ठीक वहीं से। मतलब बेताल ने राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। हाँ, बिल्कुल। और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। बेताल पच्चीसी की बहुत ही जानी मानी कहानी है ये। पापी कौन, पहली कहानी यही नाम है ना? जी हाँ, पापी कौन। और ये कहानियां, जैसा हमने पहले भी कहा, सिर्फ मनोरंजन नहीं है। इनमें उस दौर का समाज, रिश्तों की उलझनें, इंसान का स्वभाव सब झलकता है। सही कहा। और ये वाली कहानी तो अपने आखिरी सवाल के लिए खास तौर पे जानी जाती है। तो आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना है। किरदार क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया, और सबसे जरूरी, बेताल का वो सवाल कि पाप का भागी कौन। बिल्कुल। कहानी में राजकुमार वज्रमुकुट हैं, राजकुमारी पद्मावती हैं, उनका मिलना है, फिर वो इशारों वाली भाषा, हाँ, वो तो बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। और फिर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, जरूर। कहानी हमें ले जाती है काशी। हम्म। वहाँ राजा थे प्रताप मुकुट और उनके बेटे राजकुमार वज्र मुकुट। ठीक है। एक दिन राजकुमार अपने दोस्त दीवान के बेटे के साथ शिकार पर निकले। अच्छा, दोस्त भी साथ था। हाँ, और घूमते घूमते वो एक बड़े सुंदर तालाब के पास पहुंचे। वहां थोड़ी देर रुके, पास में महादेव का मंदिर था तो दर्शन भी किए। और वहीं कुछ हुआ होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। मंदिर से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा राजकुमारी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ उसी तालाब पर नहाने आ रही हैं। अच्छा, पहली मुलाकात। जी, राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और बस पहली नजर में ही मोहित हो गए। लेकिन राजकुमारी ने कुछ कहा नहीं है ना, वो इशारों वाली बात यहीं से शुरू होती है। सही पकड़ा। राजकुमारी ने कुछ कहा नहीं, बस अपने जोड़े से कमल का फूल निकाला। हाँ। उसे पहले कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, फिर पैर के नीचे दबाया और आखिर में सीने से लगाकर वो अपनी सहेलियों के साथ चली गई। अरे, ये क्या बात हुई भला? राजकुमार तो बेचारे मतलब परेशान हो गए होंगे। न नाम पता, न ठिकाना। बहुत ज्यादा। लेकिन यहीं पर उनका दोस्त, वो दीवान का बेटा, काम आया। राजकुमार ने उसे बताया कि क्या हुआ, कैसे वो राजकुमारी को देखकर सुध-बुध खो बैठे हैं, पर कुछ जानते नहीं उसके बारे में। और दोस्त ने क्या कहा? उसने कुछ समझा इन इशारों से? वो दोस्त वाकई बड़ा होशियार था। उसने राजकुमार को तसल्ली दी। कहा, घबराओ मत, राजकुमारी सब बताकर गई है। क्या बात है, कैसे? उसने समझाया, देखो, सिर से कमल उतारकर कान से लगाया, इसका मतलब है मैं कर्नाटक देश की रहने वाली हूँ। अच्छा, कान कर्नाटक। वाह। हाँ, फिर दांतों से कुतरा, यानी मैं राजा दंतभाट की बेटी हूँ। दंतबाट, दांत से जोड़ा, ठीक है। फिर पैर से दबाया, मतलब मेरा नाम पद्मावती है। कमल को पद्म भी कहते हैं। पद्मावती, पैर से दबाना, कमाल की सोच है। और आखिर में सीने से लगाना, उसका मतलब साफ था, तुम मेरे दिल में बस गए हो। बता दिया। ये ये उस समय की बंदिश दिखाता है या राजकुमारी की अपनी चतुराई? शायद दोनों ही बातें। हो सकता है राजकुमारी खुलकर बात ना कर सकती हो, और ये उसकी बुद्धिमानी भी थी कि उसने ऐसा रास्ता निकाला। और दीवान के बेटे की दाद देनी पड़ेगी। हम्म। उसने ये सब समझ लिया। हाँ, उसकी समझदारी ने ही तो आगे का रास्ता खोला। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुए और दोनों दोस्त फौरन कर्नाटक जाने के लिए तैयार हो गए। निकल पड़े कर्नाटक की ओर। हाँ, जब वो कर्नाटक पहुंचे तो महल के पास उन्हें एक बुढ़िया मिली, चरखा कात रही थी। एक और अहम किरदार। बिल्कुल। राजकुमार और उसके दोस्त ने खुद को सौदागर बताया और बुढ़िया से कहा कि हमें रहने की कोई जगह चाहिए, क्या आप मदद कर सकती हैं? और बुढ़िया मान गई? हाँ, बुढ़िया भली थी। उसने ममता में उन्हें अपने घर में ठहरा लिया। अब यहाँ फिर दीवान के बेटे ने दिमाग लगाया। उसने क्या किया? उसने बातों बातों में बुढ़िया से पूछा, आप क्या करती हैं, घर में कौन कौन है, गुजारा कैसे होता है? अच्छा, जानकारी निकाल रहा था। हाँ, तो बुढ़िया ने बताया कि उसका बेटा तो राजा की नौकरी में है और वो खुद कभी राजकुमारी पद्मावती की धायमा हुआ करती थी। अब बूढ़ी हो गई है तो राजा बस खाने पीने का इंतजाम कर देता है और वो दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल जरूर जाती है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सीधा कनेक्शन राजकुमारी से। बिल्कुल। राजकुमार को लगा अब काम बन जाएगा। उन्होंने बुढ़िया को कुछ पैसे दिए और कहा कि आप महल जाएं तो राजकुमारी को एक संदेश देना। क्या संदेश? कि जेठ सुधी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। ठीक है। बुढ़िया गई होगी संदेश लेकर। हाँ, बुढ़िया गई,
लेकिन जैसे ही उसने संदेश दिया, राजकुमारी तो गुस्से से लाल हो गई। उसने चंदन लगे हाथों से बुढ़िया को एक तमाचा मारा और कहा, निकल जा यहां से। क्या? तमाचा? ये क्या बात हुई? राजकुमार तो बेचारे मतलब क्या सोच रहे होंगे? हक्के बक्के है बे। बुढ़िया ने वापस आकर सब बताया। राजकुमार को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। लेकिन दोस्त ने फिर समझाया होगा। हाँ, वो होशियार दोस्त। उसने कहा, घबराओ नहीं, देखो चंदन सफेद होता है और तमाचा मारा तो 10 उंगलियों के निशान पड़े होंगे। 10 उंगलियां। हाँ। या इसका मतलब है कि अभी 10 दिन चांदनी रातें हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है। जब ये दिन बीत जाएंगे और अंधेरी रातें यानी कृष्ण पक्ष शुरू होगा, तब मैं मिलूंगी। ओहो, मतलब मिलने से मना नहीं किया, बस समय बताया। कितना घुमावदार तरीका है बात करने का। बहुत ज्यादा। खैर, 10 दिन बीत गए। बुढ़िया को फिर भेजा गया। इस बार क्या हुआ? इस बार राजकुमारी ने केसर में अपनी 3 उंगलियां डुबोई और बुढ़िया के मुंह पर मार दी और फिर चिल्लाई, भाग यहाँ से। हे भगवान, पहले चंदन अब केसर। हाँ, राजकुमार फिर परेशान। हाँ, बुढ़िया ने आकर बताया तो राजकुमार बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन दोस्त फिर मुस्कुराया। उसने इसका भी मतलब निकाल लिया। हाँ, उसने कहा, देखो केसर का रंग लाल होता है और उंगलियां थी 3। इसका मतलब है कि उसे मासिक धर्म है, इसलिए 3 दिन और इंतजार करो। अच्छा, मतलब हर चीज का एक छुपा हुआ अर्थ। बिल्कुल, ये सब इशारों में चल रहा था। 3 दिन और इंतजार किया गया। बुढ़िया फिर गई। तीसरी बार अब क्या हुआ? इस बार राजकुमारी ने कुछ मारा नहीं, पर खूब डांटा और उसे महल की पश्चिम दिशा वाली खिड़की से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। धक्का देके निकाल दिया? ये तो मतलब साफ इनकार लग रहा है। बुढ़िया ने आकर रोते रोते यही बताया। राजकुमार तो शायद अब उम्मीद खो चुके थे, पर दीवान का बेटा वो फिर खुश हो गया। खुश? धक्का देने पर? कैसे? उसने कहा, दोस्त मुबारक हो। उसने इनकार नहीं किया। उसने तुम्हें आज रात उसी पश्चिम वाली खिड़की से आने का न्योता दिया है। अरे, मतलब खिड़की से निकालना मतलब खिड़की से बुलाना। ये तो कमाल है। हाँ, राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। तो गए राजकुमार कैसे गए? पूरी तैयारी के साथ। रात हुई तो राजकुमार ने भेस बदलने के लिए बुढ़िया के कपड़े पहने, ताकि कोई पहचाने नहीं। अच्छा सा इत्र लगाया, हथियार बांधे। हथियार भी? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। और आधी रात को महल के उसी पश्चिम वाली खिड़की के नीचे पहुंच गए। रस्सी लटकाई और अंदर। और राजकुमारी मिली? हाँ, राजकुमारी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो राजकुमार को अंदर ले गईं। महल के अंदर का नजारा देखकर तो राजकुमार हैरान रह गए। इतनी शानो शौकत थी। फिर वो मिलने लगे रोज? हाँ, कहानी कहती है कि रात भर वो साथ रहते, बातें करते। दिन निकलने से पहले राजकुमार को राजकुमारी कहीं सुरक्षित छिपा देती। रात होती तो फिर मिल लेते। ऐसे कई दिन बीत गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। बिल्कुल। कुछ समय बीता तो राजकुमार को अचानक अपने दोस्त की याद आई, जो बाहर बुढ़िया के घर पर अकेला उनका इंतजार कर रहा था। वो उदास रहने लगे। राजकुमारी ने पूछा होगा कारण। हाँ, राजकुमारी ने देखा तो पूछा। राजकुमार ने सब सच सच बता दिया। अपने दोस्त की बहुत तारीफ की। कहा, अगर वो ना होता, उसकी होशियारी ना होती, तो मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और राजकुमारी ने क्या कहा इस पर? यहीं से कहानी में वो भयानक मोड़ आता है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारा दोस्त इतना होशियार है तो उसके लिए तो कुछ खास होना चाहिए। मैं कल उसके लिए अपने हाथों से बढ़िया पकवान बनवाकर भेजूंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इसमें भयानक क्या है? रुको। राजकुमार बड़ा खुश हुआ। अगले दिन राजकुमारी ने खाने की थाली तैयार करवाई। राजकुमार वो खाना लेकर अपने दोस्त के पास गया। करीब महीना भर हो गया था उन्हें मिले हुए। दोस्त खुश हुआ होगा खाना देखकर। नहीं, राजकुमार ने जैसे ही बताया कि राजकुमारी ने खास तुम्हारे लिए ये खाना भेजा है, दीवान का बेटा एकदम चौंक गया। वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? उसने राजकुमार से कहा, दोस्त, ये तुमने अच्छा नहीं किया जो उससे मेरे बारे में इतना सब बता दिया। मुझे लगता है राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में नहीं रख सकती। मतलब? मुझे शक है, पूरा शक है कि उसने इस खाने में जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। क्या? जहर? लेकिन क्यों? वो राजकुमारी जो इतने इशारे करके बुला रही थी, वो जहर क्यों देगी? जलन या कुछ और? कहानी में कारण साफ नहीं है, लेकिन दीवान के बेटे का शक वो सही निकला।
उसने थाली से एक लड्डू उठाया और पास में एक कुत्ता खड़ा था, उसे खिला दिया। और कुत्ता लड्डू खाते ही तड़पा और वहीं मर गया। हे भगवान, मतलब दोस्त का शक सही था। राजकुमार ने क्या किया फिर? गुस्सा आया होगा बहुत। बहुत गुस्सा। राजकुमार ने कहा, छी, ऐसी औरत, इससे तो भगवान बचाए। मैं अब उसके पास एक पल नहीं रुकूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, कोई भी यही कहता। लेकिन दीवान का बेटा? वो शांत था। उसने कहा, नहीं दोस्त, गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हम इसे अपने साथ अपने नगर ले चलें। क्या? उस औरत को जिसने जहर दिया साथ ले जाएं? क्यों? शायद बदला लेने के लिए या कहानी को किसी और मोड़ पर ले जाने के लिए। उसने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? कुछ ठीक योजना थी या? योजना थोड़ी टेढ़ी थी। उसने कहा, तुम आज रात फिर महल जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो चुपके से उसकी बाईं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना देना। त्रिशूल का निशान? क्यों? आगे पता चलेगा। और कहा, उसके सारे गहने उतार लाना। ये तो चोरी हुई। और वो निशान बनाना, ये नैतिक रूप से सही था? सवाल तोड़ता है। ये धोखा था, चोरी थी, पर शायद दोस्त इसे राजकुमारी के जहर वाले धोखे का जवाब समझ रहा था। खैर, राजकुमार मान गया। उसने ऐसा ही किया? हाँ, रात को गया, सोती हुई राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया, गहने उतारे और वापस दोस्त के पास आ गया। अब इन गहनों और निशान का क्या करना था? अब शुरू हुई दुरारू के बेटे की असली चाल। उसने खुद एक योगी का भेष बनाया, जटाजूट, भस्म वगैरह। राजकुमार को अपना चेला बनाया और दोनों शहर के बाहर मरघट यानी शमशान घाट में जाकर आसन जमाकर बैठ गए। योगी और चेला? हाँ मरघट में? हाँ। फिर उसने राजकुमार को वो गहने दिए और कहा, जाओ इन्हें शहर के बाजार में बेचने की कोशिश करो। बेचने के? वो तो राजकुमारी के गहने थे, कोई भी पहचान लेता। यही तो योजना थी। योगी ने कहा, जब तुम पकड़े जाओ तो कहना कि ये गहने मेरे गुरु ने दिए हैं और पकड़ने वालों से कहना कि तुम्हें मेरे पास ले चले। अच्छा, मतलब जानबूझकर पकड़े जाने का प्लान था। बिल्कुल। राजकुमार गया सुनार के पास। सुनार ने गहने देखते ही पहचान लिए। अरे, ये तो राजकुमारी पद्मावती के गहने हैं। और उसने पकड़वा दिया? वो सीधा राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा, ये गहने कहाँ से लाए? राजकुमार ने योजना के मुताबिक कहा, जी ये मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मरघट में तपस्या कर रहे हैं। फिर कोतवाल योगी के पास पहुंचा होगा? हाँ, कोतवाल सिपाहियों के साथ मरघट पहुंचा और योगी बने दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया। सबको राजा दंतबाट के सामने पेश किया गया। अब क्या हुआ दरबार में? राजा ने क्या पूछा? राजा ने योगी से पूछा, योगी राज, ये गहने आपके पास कहाँ से आए? ये तो हमारी बेटी पद्मावती के हैं। अब योगी ने क्या कहानी घड़ी? योगी बने दीवान के बेटे ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया। कहा, महाराज, मैं पिछली काली चौदस की रात को शमशान में डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। डाकिनी मंत्र? ये क्या होता है? मतलब उस समय का विश्वास था कि ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से कुछ अलौकिक शक्तियों या डाकिनियों को वश में किया जा सकता है। अच्छा, तो योगी ने कहा कि वो डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। हाँ, तभी वहां एक डाकिनी प्रकट हुई। मैंने अपने मंत्र बल से उसे परास्त किया और वश में कर लिया। फिर मैंने उसके पहने हुए सारे गहने उतार लिए और पहचान रखने के लिए उसकी बाईं जांघ पर अपने त्रिशूल का निशान बना दिया। क्या मतलब उसने राजकुमारी को डाकिनी बता दिया? और वो निशान वो इसीलिए बनवाया था? कितनी चालाकी! बिल्कुल, उस समय के अंधविश्वासों का पूरा फायदा उठाया। राजा ये सुनकर सन्न रह गया। उसने मान लिया? उसने फौरन अपनी रानी को बुलवाया और कहा, जाओ देखो, क्या पद्मावती की बाईं जांघ पर कोई त्रिशूल का निशान है? और रानी ने क्या देखा? रानी महल में गई, देखा और लौटकर राजा को बताया, हाँ महाराज, निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा योगी बता रहे हैं। बस? और कोई जांच नहीं? अपनी बेटी से पूछा तक नहीं? सिर्फ एक अनजान योगी की बात और एक निशान पर यकीन कर लिया? कहानी तो यही कहती है। राजा ने मान लिया कि उसकी बेटी सचमुच कोई डाकिनी है। वो बहुत दुखी हुआ। दुखी हुआ, पर किया क्या? उसने योगी को अकेले में बुलाया और पूछा, योगी जी, धर्मशास्त्र में ऐसी खोटी स्त्रियों के लिए क्या सजा बताई गई है? खोटी स्त्री? अपनी बेटी के लिए? योगी बने दोस्त ने जवाब दिया, महाराज, शास्त्र कहते हैं कि 5 तरह के प्राणी अबध्य होते हैं,
मतलब उन्हें मारा नहीं जा सकता। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक और जो आपकी शरण में हो, अगर इनसे कोई अपराध हो जाए तो मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो फिर क्या सजा? उन्हें देश निकाला दिया जाता है, राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाता है। और राजा ने ये मान लिया? हाँ, राजा ने हुक्म दिया कि पद्मावती को एक बंद डोली में बिठाकर राज्य के बाहर घने जंगल में छोड़ आया जाए। अपनी बेटी को जंगल में बिना किसी सुनवाई के, ये कैसा न्याय था? यही तो कहानी का सवाल है। खैर, डोली वाले राजकुमारी को जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। और राजकुमार और उसका दोस्त? वो तो घात लगाए बैठे ही थे। जैसे ही डोली वाले गए वो दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने अकेली बेसहारा पद्मावती को अपने साथ लिया और वापस अपने नगर काशी लौट गए। काशी लौट गए पद्मावती के साथ? हाँ, कहानी के अंत में लिखा है कि वो वहां सब मिलकर आनंद से रहने लगे। आनंद से? मतलब राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया या उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या खेल खेला गया? कहानी इस पर चुप है। बस यहीं पर बेताल ने कहानी खत्म की। और अपना सवाल पूछा होगा। हाँ, बेताल बोला, राजन विक्रम, कहानी तो सुन ली, अब ये बताओ कि इस सारे किस्से में पाप किसको लगा? वही सवाल, पापी कौन? राजकुमारी पद्मावती, राजकुमार वज्रमुकुट, दीवान का बेटा या राजा दंतबाट? बिल्कुल, यही 4 मुख्य किरदार थे जिनके कामों पर सवाल उठाया जा सकता है। राजा विक्रम तो फिर फंस गए। बोलेंगे तो बेताल उड़ेगा, चुप रहेंगे तो सिर फूटेगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? राजा विक्रम ने सोच समझकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेताल, मेरे विचार में पाप राजा दंतबाट को लगा। राजा को? क्यों? राजकुमार ने छल किया, दोस्त ने पूरी साजिश रची, राजकुमारी ने जहर देने की कोशिश की, फिर राजा पापी क्यों? विक्रम का तर्क सुनिए। उन्होंने कहा, देखो, दीवान के बेटे ने जो किया वो अपने स्वामी राजकुमार के लिए किया, उसकी स्वामी भक्ति थी। कोतवाल ने राजा का हुक्म माना, वो उसका फर्ज था। राजकुमार ने अपना प्रेम पाया, अपना मनोरथ सिद्ध किया। हाँ, लेकिन तरीका तो गलत था ना? हाँ, पर राजा दंतबाट, विक्रम ने आगे कहा, उसने क्या किया? वो राजा था, न्याय करना उसका धर्म था। उसने बिना पूरी बात जाने, बिना विचारे, बिना अपनी बेटी का पक्ष सुने, सिर्फ एक अजनबी योगी के कहने पर और एक निशान देखकर उसे डाकनी मान लिया और जंगल में फिकवा दिया। ये राजा का धर्म नहीं, ये अन्याय था। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए पाप का भागी वही है। वाह, क्या तर्क दिया है! मतलब राजा की लापरवाही और अन्याय को सबसे बड़ा पाप माना विक्रम ने। बिल्कुल, और जैसे ही राजा विक्रम के मुंह से ये निकला, बेताल उड़ गया वापस उसी पेड़ पर। हाँ, राजा को फिर से वही करना पड़ा, पेड़ तक जाना, बेताल को कंधे पर लादना और आगे चलना। और बेताल ने फिर छेड़ा, राजन, तुम मानते नहीं हो। खैर सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी फिर कभी। तो ये थी कहानी पापी कौन। वाकई सोचने पर मजबूर करती है। प्रेम, इशारे, होशियारी, धोखा, बदला और आखिर में ये सवाल कि पाप किसने किया। और राजा विक्रम का जवाब भी कम दिलचस्प नहीं। उन्होंने राजा दंतबाट को दोषी ठहराया, उसकी जल्दबाजी, उसकी लापरवाही, उसका बिना सोचे समझे फैसला लेने के लिए। ये बात तो है। क्या हम विक्रम के फैसले से पूरी तरह सहमत हो सकते हैं? क्या राजकुमार का अपनी इच्छा पूरी करने के लिए छल करना पाप नहीं था? या दीवान के बेटे का अपने दोस्त के लिए पूरी साजिश रचना, जिसमें राजा को धोखा देना शामिल था, क्या वो पाप नहीं? और राजकुमारी पद्मावती, उसका जहर देने का इरादा या कोशिश, क्या वो पाप नहीं था? ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती निभाने का जज्बा हो या सत्ता का इस्तेमाल, ये सब हमें ऐसी उलझी हुई नैतिक स्थितियों में खड़ा कर देते हैं जहां सही गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। हाँ, और राजा का जो फैसला था वो हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय असल में है क्या? क्या सिर्फ नियमों को मान लेना ही न्याय है, या उसमें विवेक का इस्तेमाल, सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश, ये सब भी जरूरी है? बिल्कुल, बिना सभी पक्षों को सुने जल्दबाजी में लिया गया फैसला कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी साफ दिखाती है। सही कहा। ये सवाल आज भी उतने ही मायने रखते हैं। खैर, आज की इस कहानी और इस बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। और हाँ, हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो जो घंटी जैसा आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, शायद एक और मुश्किल सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए
और हाँ, सोचते रहिएगा, आपके नजर में इस कहानी में असली पापी कौन था।